हे गाइस, वेलकम बैक टू आर केमिस्ट्री हब। इस वीडियो में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो पहले भी हम लोग थोड़ा पढ़ चुके हैं, बट इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोल एक यूनिट होता है। ठीक है, जैसे सपोज हम लोग कभी फ्रूट वाले के पास जाते हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं भैया 1 डज़न केला देना। तो वो भैया क्या करते हैं कि 12 केला देते हैं। तो वहाँ 12 केला के लिए जो यूनिट यूज़ हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डज़न। ठीक है, अगर सपोज 12 केला नहीं लेके हम लोग लेते हैं 20, तो उसके लिए जो यूनिट यूज़ होगा उसको हम लोग कहेंगे स्कोर। ठीक है, तो जैसे यहाँ डजन, स्कोर, ग्रॉस ये सब यूनिट है कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स के लिए। ठीक है, वैसे ही केमिस्ट्री में मोल भी एक यूनिट है। ठीक है, जब नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस काउंट करने के लिए केमिस्ट्री में जो यूनिट यूज़ होता है उसको हम लोग कहते हैं मोल। ठीक है, तो हम लोग मोल को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मोल इज़ अ यूनिट फॉर काउंटिंग एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, तो जैसे यहाँ 1 डज़न में 12 आर्टिकल्स है, 1 स्कोर में 20 आर्टिकल्स है, वैसे ही केमिस्ट्री में जब हम लोग नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस कैलकुलेट करते हैं, सपोज कि अगर 1 मोल एटम अगर 1 मोल एटम में कितना एटम होगा हम लोग को लिखना है, तो उसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, कहीं भी जब हम लोग 1 मोल सुनते हैं, जैसे 1 डज़न में कभी भी कोई हम लोग कोई भी चीज़ अगर एग लेते हैं 1 डज़न, तो 1 डज़न में हम लोग 12 एग्स लेते हैं। ठीक है, वैसे ही जहाँ केमिस्ट्री में 1 मोल का बात आता है, तो 1 मोल इज इक्वल टू हो जाता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स क्या होगा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी। ठीक है, ये कुछ भी पार्टिकल्स हो सकता है। ठीक है, तो मोल केमिस्ट्री में एक यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो 1 मोल का वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर कहते हैं या एवोगाड्रो कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर है वो 12 ग्राम कार्बन में जितना नंबर ऑफ एटम है उसके इक्वल है। ठीक है, 12 ग्राम कार्बन में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होता है। ठीक है, और ये जो एवोगाड्रो कांस्टेंट है वो इसके ही इक्वल है। ठीक है, 12 ग्राम कार्बन में जितना नंबर ऑफ एटम्स है उसके इक्वल है ये। ठीक है, तो 1 मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम कार्बन भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम कार्बन दोनों इक्वल है। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम है 6.022 इंटू 10⁻23। तो पार्टिकल्स का मतलब होता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा आयंस को देख लेते हैं। ठीक है, आयंस क्या होता है, तो सपोज जैसे ये एग्जाम्पल में H2O है। ठीक है, तो ये H2O का जो बॉन्ड होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, हाइड्रोजन बीच में होता है और दोनों तरफ से ऑक्सीजन बीच में होता है और दोनों तरफ से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच होता है। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ऐसा क्यों, क्योंकि
ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मीन्स कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन का स्ट्रेंथ हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन क्या करता है कि हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो जो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन्स देता है, ठीक है, उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये तो हम लोगों को H प्लस और OH माइनस मिलता है, ठीक है। तो ये जो H प्लस और OH माइनस है इसको ही हम लोग आयंस कहते हैं, ठीक है। तो अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आयन इज अ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट कैरी अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव चार्ज because the number of electrons is not equal to the number of protons present in an atom or molecules, ठीक है। यहाँ हम लोग को आयंस क्लियर हो चुका है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि 1 मोल का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 और 12 ग्राम कार्बन में जितना नंबर ऑफ एटम होता है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो 1 मोल का जो वैल्यू है वो हम कह सकते हैं कि 1 मोल में जितना भी पार्टिकल्स होगा वो 12 ग्राम कार्बन में जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग 1 कार्बन एटम का मास जानते हैं कि 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम होता है, ठीक है। तो इतने ग्राम में कार्बन का एक एटम होता है। 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम में कार्बन का एक एटम होता है, ठीक है। तो 12 ग्राम में कितना नंबर ऑफ कार्बन होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 12/1.99 इंटू 10⁻⁻23, तो क्या आएगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से हमारा निकला कि 12 ग्राम कार्बन में इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। और इसी को 1 मोल मान लिया गया। तो अगर हम लोग को 1 मोल डिफाइन करना है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 1 मोल में जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा वो 12 ग्राम कार्बन में जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर atoms, molecules, ion as the number of atoms present in 12 ग्राम of carbon, ठीक है। तो सपोज अगर कोई हम लोगों को कहता है कि हमारे पास 1 मोल एटम्स है, ठीक है, उसका मतलब होता है कि उस इंसान के पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है, ठीक है। अगर कोई कहता है कि मेरे पास एक सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन में 1 मोल मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब होता है कि उस सॉल्यूशन में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। वैसे ही 1 मोल आयंस इज इक्वल टू हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस, ठीक है। तो अगर कोई कहता है कि मेरे पास 1 मोल सोडियम एटम्स है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वहाँ उस आदमी के पास 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स है, ठीक है। अगर सपोज कोई कहता है कि उसके पास 1 ग्लास वाटर है और उस 1 ग्लास वाटर में 1 मोल H2O मॉलिक्यूल है, इसका मतलब कि उस ग्लास में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है H2O का, ठीक है। तो वैसे ही अगर
1 मोल Na प्लस आयंस का बात होता है, इट मीन्स कि वहाँ Na प्लस आयन 6.022 इंटू 10⁻23 है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग मोल का डेफिनेशन क्लियर किया है। अब हम लोग देखेंगे कि कभी भी अगर हम लोग को कोई सोल्यूशन दिया है और उसमें कितना मोल पार्टिकल्स प्रेजेंट है अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा। तो अगर हम लोगों को किसी पार्टिकल का मास दिया हुआ है और नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। सपोज कि हमारे पास 36 ग्राम H2O मॉलिक्यूल है। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ गिवन मास कितना है, 36 ग्राम। ठीक है, मोलर मास किसका निकालेंगे, H2O का। हम लोग पढ़ चुके हैं मोलर मास कैसे निकालना है। तो यहाँ H2O में कितना एलिमेंट्स है, 2, और इन दोनों का हम लोग सम करेंगे। तो पहले में क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1। ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स कितना है हाइड्रोजन में, 2। ठीक है, तो 2 इंटू 1 लिख देंगे, प्लस यहाँ दूसरा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। नंबर ऑफ एटम कितना है ऑक्सीजन का, 1। तो क्या करेंगे, 16 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा हमारा, जब इन दोनों का सम करेंगे तो 18 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को मोलर मास भी पता चल गया और गिवन मास भी पता चल गया। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं 36/18। ठीक है, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 मोल, मतलब 36 ग्राम H2O में 2 मोल मॉलिक्यूल्स है H2O का। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि Na पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1 मोल। Na पार्टिकल्स मतलब Na क्या होता है, 6 एवोगाड्रो कांस्टेंट, और उसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1 मोल लिख सकते हैं। ठीक है, जब 6.022 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इज इक्वल टू 1 मोल होगा। ठीक है, इतने पार्टिकल का वैल्यू अगर 1 मोल होगा, ठीक है, तो एक पार्टिकल 1 पार्टिकल इज इक्वल टू निकालना है तो क्या करेंगे, 1 से Na को डिवाइड कर देंगे, तो 1 पार्टिकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/Na मोल। अगर हम लोग को n नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1/Na को n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग को नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ था H2O का मास कि H2O यहाँ 36 ग्राम है। अगर मास नहीं देकर हम लोग को देता कि H2O यहाँ पे नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल एक सॉल्यूशन में है, 36 नंबर ऑफ H2O है एक सॉल्यूशन में, तो तब भी हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते थे। क्यों, क्योंकि हम लोग को नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ था। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na। तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग क्या पढ़े हैं कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा अगर हम लोगों को किसी भी पार्टिकल्स का मास दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na। ठीक है,
तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को Na से डिवाइड कर देंगे। अगर मोल दिया हुआ है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मोल को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वैसे ही अगर किसी भी पार्टिकल का मास दिया हुआ है, ठीक है, और मोल निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मास को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। अगर मोल से हम लोग को मोल दिया हुआ है और उससे मास निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम लोग समरी देख लेते हैं, ठीक है। हम लोग जो पहले पढ़े हैं उसका एक समरी देख लेते हैं, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ एटम्स का मतलब हम लोग क्या पढ़े हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर मोल निकालना है किसी एलिमेंट का, ठीक है, एलिमेंट भी एक पार्टिकल है, ठीक है, तो किसी पार्टिकल का मोल निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ एन एलिमेंट बाय एटॉमिक मास, ठीक है। अगर मास ऑफ एटम निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक मास को एवोगाड्रो कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे 1 मोल एटम इज इक्वल टू इतना होता है, वैसे ही 1 मोल मॉलिक्यूल का वैल्यू क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपाउंड निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ कंपाउंड बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड का मास निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास बाय एवोगाड्रो कांस्टेंट। तो सपोज कि हम लोग को अगर कोई 1 मोल गैस दिया हुआ है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे एट एनटीपी, ठीक है। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होगा 1 atm, ठीक है। तो अगर कोई हम लोग को गैस दिया हुआ है 1 मोल और वो है एनटीपी पे, ठीक है, मतलब कि टेम्परेचर जब उस गैस का 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 atm होगा और वो गैस हमारे पास 1 मोल होगा, तो उस गैस का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर, ठीक है। अगर कोई भी गैस हमारे पास है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, तो उस गैस अगर कोई भी गैस हमारे पास 1 मोल है एट एनटीपी, तो वो गैस का वॉल्यूम हो जाता है 22.4 लीटर, ठीक है। सपोज कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस है एट एनटीपी, तो वहाँ हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर, ठीक है। तो ऐसे ही हाइड्रोजन गैस की जगह और कोई भी गैस अगर हमारे पास 1 मोल है एट एनटीपी, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 लीटर। जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस 1 मोल है एट एनटीपी, तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा इसका, 22.4 लीटर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे।